तो फिर एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, यूके ट्रिपल एससी जो पटवारी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये सैम्पल पेपर दिया गया था। ये सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हमने अपलोड कर दिए थे। अब आपका जो है शेष कुछ और, क्योंकि वीडियो छोटे ही रखने सही होते हैं, तो यहाँ तक हमारा 15 क्वेश्चन तक हो गया था। और उसके बाद हम आज जो करेंगे वो आपका करेंगे 16वां क्वेश्चन। 16 से 30 तक इस वीडियो में आएंगे। तो बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को उत्तराखंड में प्रतिवर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? आप जानते ही हैं, बुग्याल जो होते हैं वो आपका उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो घास के मैदान होते हैं उनको कहा जाता है। और इनके संरक्षण के लिए एक जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष 2 सितंबर को, ध्यान रखिए, 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया 2 सितंबर। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। और अगर आप देखेंगे तो ये कब किया? ये किया था 1530 में, 1530 में। और जो गोवा पर कब्जा किया था वो किया था 1510 में पुर्तगालियों ने। और उस समय पुर्तगाली जो वायसराय थे वो अल्बुकर्क थे। तो इस तरह से ये आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाने वाले थे नीनो डी कुन्हा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये इतिहास से प्रश्न है। भक्ति मार्ग से या भक्ति आंदोलन से वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो इनका संबंध जो था वो रुद्र संप्रदाय से था। और रुद्र संप्रदाय जो है वो जुड़ा हुआ था। इन्होंने, जो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, इनका मत जो कहलाता था वो शुद्धाद्वैत कहलाता था। शुद्धाद्वैत मत। अब ये शुद्धाद्वैत मत जो है उसी में ही ये आपका रुद्र संप्रदाय का जो गठन है वो इनके द्वारा किया गया था। और इन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना पर जोर दिया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रुद्र संप्रदाय। अगला प्रश्न है जो ब्रिटिश पीरियड से है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? तो सबसे पहले तो ये जान लें, स्थायी बंदोबस्त जिसे अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट किस चीज़ का किया गया था? जमीन का, भूमि का। यानी जमीन का स्थायी मालिक बना दिया गया था जमींदारों को। और ये जमींदार जो हो थे इस व्यवस्था के तहत भूमि के स्थायी स्वामी बन गए थे। और ये व्यवस्था कब लागू की गई? 1793। और इस समय कौन थे वायसराय, गवर्नर जनरल? वो थे आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका जो है 1793 में इनके द्वारा ही परमानेंट सेटलमेंट किया गया और जमींदारों को स्थायी रूप से भूमि का स्वामी बना दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 3 कठिया के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य थी? तो 3 कठिया नाम से पता लग रहा है 3/20, यानी 20 कट्ठे जमीन। अगर ये बिहार में चलता था 3 कट्ठा जमीन, 20 कट्ठा अगर किसी किसान के पास जमीन है तो उस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा वो आपका जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। तो ये नील की खेती का एक तरह से शोषण का जरिया बन गई थी। और इसके विरोध में ही आप जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। तो ये भी नील क्रांति से ही, मतलब नील खेती से ही संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये सही आंसर है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो प्रभावी हुआ था। यानी इस दिन बंगाल का विभाजन अस्तित्व में आया था। और
बंगाल के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया था। अब ये शोक दिवस के रूप में जब मनाया तो इन्होंने गंगा स्नान किया और एक दूसरे को राखी बांधी, और ये राखी दिवस के रूप में भी कहा जाता है। और ये राखी दिवस के रूप में किसने सुझाव दिया था? आर.एन. टैगोर साहब ने। तो आर.एन. टैगोर आप जानते ही हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा जनगण मन लिखा है। तो इन्होंने कहा था कि इस दिन को शोक दिवस के साथ में राखी दिवस मनाया जाए। तो ये है 16 अक्टूबर 1905। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? अब ये वुड डिस्पैच जो है, पहले तो ये माना जाता है कि पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये वुड डिस्पैच कब आया। तो वुड डिस्पैच आया 1854 में, और इसमें अगर आप देखेंगे तो महिला शिक्षा पर जोर दिया गया, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने के लिए, और अखिल भारतीय स्तर पर एक नियामक यानी रेगुलेटरी बॉडी बनाने की भी बात की गई थी। इसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो ये एक रेगुलेटरी, यानी रेगुलेटरी का मतलब होता है कि नियंत्रित करने वाली बॉडी को बनाया गया था। लेकिन अगला प्रश्न जो ऑप्शन है वो गलत है। इलाहाबाद, पटना, बनारस में आपका विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं थी, बल्कि ये विश्वविद्यालय बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में थी। तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, यहाँ पर आपका जो है ये स्थापित किए गए थे। अब आपका अगला देखेंगे, 23वां प्रश्न है, बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा कब अहरार आंदोलन शुरू किया गया? अहरार आंदोलन शुरू किया गया था 1910 में, और ये जो आंदोलन था ये था कि ब्रिटिश शासन का विरोध करना और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना। इसमें जो मुख्य किरदार थे या मुख्य इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति जो थे वो मौलाना अहमद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक, ये आपका जो है थे, और इन्होंने 1910 में अहरार आंदोलन शुरू किया था। अब इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका उत्तराखंड से है। 2025 में इन्हें भारत गौरव सम्मान दिया गया जगत सिंह जंगली को। अब ये जगत सिंह जंगली किस लिए जाने जाते हैं? मिश्रित वन मॉडल से, यानी इन्होंने मिक्स जंगल बनाए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ये जो चारों आइटम हैं इनको कालानुक्रम में लगाना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी लगाना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आएंगे चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो आपका 1917 में हुआ, ये 1917 में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये आपका 1918 में हुआ, लेकिन फरवरी मार्च में हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ ये भी 1918 में हुआ, लेकिन ये जून में, मार्च से लेकर जून तक। और रॉलेट एक्ट आप जानते ही हैं, जिसका विरोध का प्रतिफल जलियांवाला बाग था, हत्याकांड था। तो ये इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में ही हो रहा था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आपका के विरोध में सत्याग्रह हुआ था। तो अगर इन क्रम में लगाएं तो सबसे पहले 4 के बाद आपका 3 और 3 के बाद 1 और 1 के बाद आपका ये, तो 4 3 1 2 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं की गई? तो प्रश्न ये है कि कौन सी रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं की गई थी? तो बहुत सिंपल जवाब है, गांधी रेजिमेंट थी, आज़ाद रेजिमेंट थी और नेहरू रेजिमेंट थी, लेकिन पटेल रेजिमेंट नाम से कोई रेजिमेंट गठित नहीं थी। तो इस तरह से ये एक प्रश्न का सही आंसर है। चंपारण में गांधी, अभी आपने पढ़ा कि चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, और गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया अभी आप देख रहे हैं 1917 में किया। और यहाँ पर आपका गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसमें आपका एक पुस्तक लिखी इस पर, वो लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते ही हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, और दूसरी बात जो भारत के 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति भी हैं, और भारत के पहले और दूसरे अगर हम क्रम के हिसाब से लगाएं, पद के क्रम के हिसाब से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते। हाल ही में इसरो ने
वायुमंडल में सुधार के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया। ये प्रयोग जो किया गया था ये दिल्ली में किया गया, ताकि आपका जो दिल्ली में धूल है, कोहरा है, फोग है, उसको हटाया जा सके। और इसके लिए जो रसायन यूज़ होता है वो आपका यूज़ होता है, जो रसायन है वो आपका यूज़ होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड आपका यूज़ होता है। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आईआईटी कानपुर के सहयोग से ये किया गया था। हालांकि बारिश नहीं हुई थी, बारिश कराने के लिए किया गया था। क्लाउड सीडिंग का तात्पर्य है कि आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, तो इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं या बादलों की खेती कहते हैं। तो ये बारिश वास्तव में हो नहीं पाई थी। अगला प्रश्न है गरीबी का दुष्चक्र। अगर आप देखोगे तो आपके जो सिलेबस है उसमें अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से भी संबंधित प्रश्न है और गरीबी आपका है, गरीबी, तो उस गरीबी से ही ये आपका प्रश्न उठाया गया है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पहले भी आ चुका है। गरीबी के दुष्चक्र पीसीएस में आ चुका है, यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस का तो ये फेवरेट प्रश्न। तो लिखा है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो ये अवधारणा दी थी रेगनर नर्क्से ने। तो ये अवधारणा आपका जो है गरीबी के दुष्चक्र की रेगनर नर्क्से की थी। इसके बाद नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन वीबी जी राम जी, आप जानते हैं मनरेगा को अब विकसित भारत रोजगार योजना या विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण कहा जा रहा है। तो इस तरह से आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कहा जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। आप जानते हैं मनरेगा में जो दी जाती थी वो 100 दिन की गारंटी, यहाँ पर आपका बढ़ा दी गई है, +25 हो गई है 125 दिन की। लेकिन इस योजना का जो बोझ है वो राज्यों पर भी डाला गया है। 60% अब राज्य केंद्र वहन करेगा और 40% इस योजना का खर्चा जो होंगे वो राज्य वहन करेंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं और स्पेशल कैटेगरी राज्य हैं जैसे कि उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में आपका जो है जो योजना का खर्च है वो सिर्फ 10% ही उत्तराखंड पर लगेगा। 90% जो बोझ है वो अभी भी केंद्र सरकार ही करेगी। और जो यूनियन टेरेटरी हैं ये भी ध्यान रखें, उनमें तो 100% ही केंद्र सरकार ही करेगी। यूनियन टेरेटरी सीधा केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, इसीलिए यूनियन टेरेटरी का खर्चा केंद्र सरकार ही उठाएगी। राज्यों का खर्चा 40% राज्यों को उठाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल कैटेगरी में राज्यों को जो खर्चा उठाना पड़ेगा वो 10%, बाकी अंश जो होगा वो आपका केंद्र सरकार का होगा। और लास्ट है इसमें वेतन हर सप्ताह देना अनिवार्य है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और अधिकतम 15 दिन में देय होगा। तो ये सारी आपका जो है कथन जो है वो आपका बिल्कुल 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 सही है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं यहीं विराम देता हूं। तो आप लोगों को ये कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी इन प्रश्नों से। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।